नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में गठबंधन के बावजूद नाना पटोले ने किया स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान। कहा, कांग्रेस के पास है महाराष्ट्र के भविष्य का मास्टर प्लान। कोरोना नियमों का पालन करते हुए घरों में ही मनाई गई बकरी ईद। सादगी से एक दूसरे को दी गई ईद की शुभकामनाएं। और हॉलमार्किंग को लेकर 845 सराफा कारोबारियों को मिला नोटिस। सराफा व्यापारियों ने जताया रोष। और अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि राज्य में गठबंधन सरकार में साथ होने के बावजूद महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव कांग्रेस अकेले लड़ेगी। राज्य इकाई के प्रमुख नाना पटोले ने बुधवार को कहा कि इसके लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राज्य में पार्टी के भविष्य के लिए एक मास्टर प्लान प्रस्तावित किया है। नाना पटोले ने कहा कि महाविकास आघाड़ी के तहत गठबंधन की सरकार में होने के बावजूद कांग्रेस अकेले ही स्थानीय चुनाव लड़ेगी। आने वाले दिनों में पार्टी की रणनीति पर चर्चा करने के लिए नाना पटोले ने कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी एच.के. पाटिल के साथ मंगलवार को राहुल गांधी से मुलाकात की। नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी। महाराष्ट्र कांग्रेस के लिए मेरा सपना पार्टी को नंबर 1 बनाना है। राहुल गांधी ने एक मास्टर प्लान दिया है जिस पर काम किया जाएगा। हम कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कुछ भी करेंगे। उन्होंने कहा कि बैठक में पार्टी नेताओं ने संगठन गठन पर भी चर्चा की। महाराष्ट्रामध्ये काँग्रेस स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीमध्ये सोबळावर लढेल, त्याची तयारी करायची आम्हाला सूचना मिळालेल्या आहेत। आता आम्ही त्या पद्धतीनं सगळ्या त्याची रचना आम्ही करतोय आणि काँग्रेसचा कार्यकर्ता जो ज्याला आजपर्यंत संधी मिळाली नाही, कारण की ही कार्यकर्त्याची लढाई असते आणि कार्यकर्त्याला ताकद देणं हे प्रत्येक पक्षाचं काम असते आणि काँग्रेसने ती भूमिका मान्य केलेली आहे आणि म्हणून आदरणीय राहुलजी गांधी यांच्या आदेशाखाली जी काल मीटिंग झाली त्याच्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका ह्या सोबळावर लढण्याचा निर्णय झालेला आहे। मूळ प्रश्न आहे की काही ठिकाणी निर्णय घेऊ त्या तशी परिस्थिती असेल तर, पण मला वाटत नाही महाराष्ट्रामध्ये ती परिस्थिती आहे। काँग्रेसच भाजपला थांबवू शकतं आणि काँग्रेस सोबळावर त्या पद्धतीची लढाई लढू शकते। पार्टी हायकमांडच्या आदेशाचं पालन सगळ्यांना करावं लागतं, त्याच्यामुळे सगळेच नेते अनुकूल आहेत। असं कुठलाही रिपोर्ट कार्ड कुठल्याही मंत्र्यांच्या बद्दलचं तयार केले गेलेलं नाही आहे। हे चुकीची माहिती पसरवली जात आहे आणि अजूनपर्यंत, कारण महाराष्ट्रामध्ये आमचे सगळे काँग्रेसचे मंत्री जे काम त्यांना जबाबदारी त्या खात्याची मिळाली त्याच्यात प्रामाणिकपणे काम करतात आहेत आणि मंत्री ठेवणं की न ठेवणं हे हायकमांडच्या हातात असते। हायकमांड काल अशी कुठलीही चर्चा त्याच्यामध्ये झालेली नाही आणि कुठल्याही मंत्र्यांचा आमचा चुकीचा रिपोर्ट गेलेला आहे अशी ही चर्चा फक्त अफवा आहे। कोरोना महामारी की गंभीरता और प्रशासन द्वारा लगाए गए नियमों का पालन कर आज बकरी ईद के पावन पर्व पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने अपने घरों में ईद की नमाज अदा कर सादगी से एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। वहीं मस्जिदों में भी कम संख्या में पदाधिकारियों की उपस्थिति में बकरी ईद की नमाज अदा की गई। सराफा कारोबारियों से पुराने हॉलमार्किंग वाले गहनों की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने को लेकर भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने नागपुर जिले के 845 सराफा कारोबारियों को नोटिस जारी किया है। नोटिस मिलने के बाद व्यापारियों में गहरा रोष है और वे कह रहे हैं कि आखिरकार BIS को स्टॉक की जानकारी मांगने का क्या हक है। सरकारी रवैये को लेकर सराफा कारोबारी आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रहा है। नए नियमों के तहत पुराने हॉलमार्किंग वाले गहनों की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने को लेकर भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने नागपुर जिले के सराफा कारोबारी को पशोपेश में डाल दिया है।
इस पर व्यापारियों का साफ कहना है कि यह किसी भी सूरत में संभव नहीं है। जहां BIS ने 15 दिनों में पूर्ण जानकारी देने को कहा है, वही व्यापारी स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि वे स्टॉक की जानकारी BIS को उपलब्ध नहीं कराएंगे। नोटिस में BIS ने सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया है। स्पष्ट कहा गया है कि तय सीमा के भीतर यदि जानकारी नहीं दी जाती है और पुराने हॉलमार्क के गहने मिलते हैं तो कारोबारियों पर सख्ती की जाएगी। जहां BIS को अपने पुराने हॉलमार्किंग केंद्रों पर ही भरोसा नहीं है, वही ब्यूरो को शक है कि केंद्रों ने बिना रिकॉर्ड के ही हॉलमार्किंग जारी की है। विभाग को यह डर सता रहा है कि पुराने और जाली हॉलमार्क के गहने होने से ग्राहकों के ठगे जाने की संभावना है, इसलिए पुराने माल का रिकॉर्ड पुनः तैयार किया जाएगा। अगर रिकॉर्ड सही हो तो सराफा कारोबारी पुराने हॉलमार्क वाले गहनों को भी बेच सकते हैं। पूर्व में हॉलमार्किंग गहनों में 4 निशान लगाए जाते थे, जिनमें BIS का लोगो, कैरेट शुद्धता, हॉलमार्किंग सेंटर का कोड और ज्वेलर का कोड होता था। लेकिन अब इस प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया है और अब 3 मार्क भी लगाए जा रहे हैं। अब BIS का लोगो, शुद्धता और UID आधारित चिन्ह का उपयोग हो रहा है। वही इस मसले पर नागपुर के सराफा प्रतिष्ठान रोकड़े ज्वेलर्स के डायरेक्टर व सोना चांदी ओल कमेटी के सचिव राजेश रोकड़े ने एक वीडियो जारी कर अपनी बात स्पष्ट रूप से रखी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश रोकड़े। मैं ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का डायरेक्टर हूँ, महाराष्ट्र सराफ सुवर्ण का महामंडल का विदर्भ का अध्यक्ष हूँ, नागपुर सराफा का सेक्रेटरी हूँ। ये वीडियो मैं 17 जुलाई 2021 को बना रहा हूँ। 16 जून को हॉलमार्क मैंडेटरी हुआ है हमारी इंडस्ट्री पे, कोई बात नहीं, लेकिन HUID 1 जुलाई को हुआ और HUID के वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हॉलमार्क करने देते समय में जो हमें पहले 24 घंटे में हॉलमार्क करके मिलता था, अभी उसे 8-8, 10-10 दिन लग रहे हैं। आप सोचिए, अंगूठी हमारे पास अगर किसी ऑर्डर की आती है और वो हम लोग हॉलमार्क करने देते हैं और उस पर HUID आता है, तो सिंगल पीस अगर HUID करना हो तो उसको 300 मिलीग्राम तक के स्कूपिंग करना पड़ता है। ये नियम है। इस वजह से उसके ब्रेक किए बगैर वो हॉलमार्क हो नहीं सकती। ये एक प्रैक्टिकल जो इनप्रैक्टिकल लॉ जो बना है HUID का, इस वजह से हमें सिंगल पीस कभी हम लोग हॉलमार्क नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो देरी लग रही है आज के तारीख में, एक हॉलमार्क सेंटर में जहां पहले 1000 पीस हॉलमार्क होते थे, अभी मात्र 100 से 150 ही हो पाते हैं। इस वजह से वेटिंग काफ़ी ज़्यादा है और हमारा माल करीब करीब 8 से 10-10 दिन तक के हॉलमार्क सेंटर में पड़ा होता है। इस वजह से हमारी इन्वेंट्री ब्लॉक हो रही है, इस वजह से हमें बैंक का इंटरेस्ट ज़्यादा लग रहा है और यह सब तकलीफ छोटे व्यापारी जो होते हैं, छोटे जो दुकानदार होते हैं, वो कर नहीं पाते, क्योंकि हर चीज़ पोर्टल पे डालना सबको इतना फ्रेंडली नहीं होता है और इसका वजन तक हमें पोर्टल पे डालना है। इस वजह से उसको चेंज नहीं कर सकते वेट को हम लोग, कई बार कस्टमर के ज़रूरत के अनुसार। तो ये सब तकलीफ़ों के कारण HUID हमारे लिए एक बहुत बड़ा श्राप बनते जा रहा है। मैं सभी एसोसिएशन से विनती करता हूँ कि वे ज़रूर अपना विरोध दर्ज कराएं, बिल्कुल शांत ना बैठे, पत्र लिखे पीयूष जी के पास, DG के पास। जब पूरे देश से हजारों लाखों के तादाद पे अगर डेली पत्र मिलना शुरू हो जाएगा, तब शायद सरकार को समझ में आएगी कि यह सही में इनप्रैक्टिकल लॉ है और तुरंत HUID को स्थगित करना चाहिए, तुरंत इसे रद्द करना चाहिए, ऐसी मैं मांग रखता हूँ। थैंक यू। आगामी चुनाव में शिवसेना व युवा सेना और अधिक मजबूत होगी। संपर्क अभियान के माध्यम से युवा सेना भी संवाद कर संगठन को ताकतवर बनाने में जुटी हुई है। यही वजह है कि मनपा और जिला परिषद चुनाव में शिवसेना का परफॉर्मेंस अव्वल रहने का दावा युवा सेना के राष्ट्रीय सचिव वरुण देसाई ने किया। नागपुर में युवा सेना के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ संवाद के लिए आए वरुण ने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में संगठन और ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं से संवाद कम हुआ था। युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे के निर्देशानुसार संवाद दौरा शुरू किया गया है। कार्यकर्ताओं से उनकी समस्याओं से अवगत होकर समाधान किया जाएगा। जिले सहित समूचे विदर्भ में यह अभियान चलाया जाएगा। शिवसेना में कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें प्रमोशन दिया जाएगा, जिससे उनके काम को गति मिलेगी। देसाई ने कहा कि यदि कोई नेता द्वारा पार्टी छोड़कर जाने पर असर पड़ने की बात कही जाती होगी, यह अनुचित है। किसी एक व्यक्ति से पार्टी को कोई असर नहीं होता। पार्टी के प्रमुख भीतर की सभी गतिविधियों पर गंभीरता से नजर रखे हुए हैं। संगठनात्मक मतभेद होने पर उन्हें एक साथ बैठकर दूर किए जा सकते हैं। जल्द ही शिवसेना और युवा सेना का प्रभाग व बूथ स्तर पर गठन किया जाएगा, ताकि भविष्य में होने वाले चुनाव में अपनी ताकद दिखा सके। जे पदाधिकारी जे उत्तम रीतीने काम करतायत त्या अनेक पदाधिकाऱ्यांना आम्ही युवा सेनेत प्रमोशन दिलंय,
जे पदाधिकारी हे कुठल्याही कारणाने हवे तितके ऍक्टिव्ह नाहीत, यांच्या ठिकाणी नवीन कार्यकर्त्यांना आम्ही संधी दिली आहे. आज आपण नागपूरमध्ये जरी असलो तरी मी मुद्दामून उदाहरण हे मराठवाड्याचं किंवा मुंबईचं देईन. मुंबईमध्ये तर आम्ही जवळपास 36च्या 36 विधानसभेत खांदेपालट केलेलं आहे. मराठवाड्यात गेल्या आठवड्यात प्रत्येक जिल्ह्यात आम्ही मुलाखती घेऊन आम्ही नवनियुक्त्या करणार आहोत. याच दौऱ्यामध्ये अमरावती जिल्ह्यात देखील युवा सेनेच्या मुलाखती घेऊन आम्ही नवीन नियुक्त्या करणार आहोत. त्याच प्रकारे जर आज नागपूरमध्ये शहर असेल किंवा ग्रामीण कुठले चांगले कार्यकर्ते असतील जे अजून आमच्या संघटनात्मक पदांवर नसतील, अशा सगळ्या कार्यकर्त्यांना संधी देण्याचा प्रयत्न या दौऱ्याच्या माध्यमातून केला जाईल. ही अगदी प्रभागनिहाय व्हावी, बूथनिहाय व्हावी याकरता आज मुंबईवरनं आमची संपूर्ण टीम आलेली आहे. नुकतेच शिवसेना परिवारात सामील झालेले, मनसेमधनं दाखल झालेले आमचे आदित्यजी शिरोडकर हे देखील आमच्या सोबत आलेले आहेत. आम्ही ज्याप्रमाणे शिवसेनेमध्ये संपर्क प्रमुख ही जे एक महत्त्वाचं पद आहे, त्याचप्रमाणे युवा सेनेत देखील आम्ही विस्तारक हे मुंबईचं एक आम्ही आमचा प्रतिनिधी इथे पाठवतोय. त्याच्यावर जबाबदारी असेल की महिन्यात किमान एक आठवडा त्यांनी नागपूर येथे राहून युवा सेनेची बांधणी ही करायची आहे. आणि मला खात्री आहे की आजच्या मेळाव्यात ज्या प्रकारचा आढावा घेण्यात आला, ज्या प्रकारच्या सूचना सगळ्या शिवसेनेच्या वरिष्ठ नेत्यांकडनं देण्यात आल्या, युवा सेनेसोबत जो काही संवाद झाला, येत्या काळात युवा सेनेची बांधणी, युवा सेनेची टीम ही होती त्यापेक्षा कैक पटीने भक्कम राहील. संपूर्ण कोरोना काळात कुठेतरी कार्यकर्त्यांमध्ये आणि नेत्यांमध्ये हवा तितका संवाद होत नव्हता. हे जेव्हा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवसाहेब ठाकरे यांच्या लक्षात आलं, तेव्हा त्यांनी कोरोनाची दुसरी लाट ही कुठेतरी ओसरताना दिसल्यानंतर, रुग्णसंख्या कमी होताना दिसल्यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्रभरात शिवसेनेचं शिवसंपर्क अभियान हे राबवलं जातंय. या अभियानाच्या माध्यमातून शिवसेनेचे आमदार, खासदार व सर्व वरिष्ठ नेते, पदाधिकारी हे गाव पातळीवर जाऊन शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांसोबत संवाद साधतायत. त्याच पद्धतीने युवा सेनेचा देखील हा पदाधिकारी संवाद दौरा आज आम्ही पार पाडतोय. आणि मला खात्री आहे की आज ज्या पद्धतीचं रिस्पॉन्स आम्हाला मिळालेला आहे, अनेक नवीन युवक जे आजपर्यंत कुठल्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित नव्हते, त्या लोकांना युवा सेनेत आदित्यजींच्या नेतृत्वाखाली काम करायचंय, असे अनेक वेगवेगळे युवक हे आमच्या सोबत आलेत आणि युवा सेना ही आता अतिशय जोमाने पुढे काम करेल. वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद. कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है. गलत, बस बैलेंस जरूरी है. जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं. नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर. खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी. फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर. तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. अजनी स्टेशन के प्लेटफॉर्म 2 पर सांप दिखने से यात्रियों में हंगामा मच गया. प्लेटफॉर्म 2 पर ट्रेन 02834 हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस खड़ी थी. स्टेशन मैनेजर माधुरी चौधरी और लोहमार्ग पुलिस के जवान श्रीकांत उके के तीव्र प्रयास से सांप को पकड़ लिया गया और ट्रेन की जांच भी की गई. मिली जानकारी के अनुसार रात करीब 8 बजे यह ट्रेन अजनी स्टेशन पर रुकी. S11 कोच में सवार कुछ यात्री नीचे उतरे तो उन्हें प्लेटफॉर्म पर एक बड़ा सांप बैठा दिखाई दिया. उसे देखते ही यात्रियों में डर के मारे हड़कंप मच गया. कोच में सांप होने के भय से अधिकांश यात्री बाहर आ गए. इस बीच सांप मिलने की जानकारी स्टेशन मैनेजर चौधरी को मिली. उन्होंने तुरंत GRP जवान और सर्पमित्र श्रीकांत को कॉल किया और सहायता मांगी. GRP नागपुर के तहत वर्धा थाने में तैनात श्रीकांत ड्यूटी से घर लौटे ही थे
जानकारी मिलते ही वे 10 मिनट में अजनी स्टेशन पहुंच गए। इस समय तक सांप प्लेटफॉर्म पर ही जमा था। करीब 4 फीट लंबे सांप को पकड़ने के बाद भी यात्रियों को डर था कि कहीं कोच में भी कई सर्प न हो। ऐसे में श्रीकांत ने पूरे कोच में भी जांच की। उनका ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही फिर ट्रेन रवाना की जा सकी। सावनेर के स्टेट बैंक के सामने भरी दोपहर में 2,70,000 रुपयों से भरा बैग चोरी होने से खलबली मच गई। दिन दहाड़े हुई वारदात के बाद परिसर में हड़कंप मच गया। दरअसल अज्ञात चोरों ने ध्यान भटकाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस मामले की जांच कर चोरों की तलाश कर रही है। जानकारी अनुसार सावनेर केलोद मार्ग पर मंगसा निवासी रुपेश छत्रपाल रहाटे और रजत रामराव रहाटे एक्टिवा गाड़ी से 2,70,000 रुपये बैंक में जमा करने के लिए दोपहर करीब 2:45 बजे स्टेट बैंक के सामने आए। रजत गाड़ी स्टैंड पर लगा ही रहे थे कि उन्हें एहसास हुआ कि उनके शरीर पर कुछ गिरा। इस तरह ध्यान भटकाकर अज्ञात चोर रजत की गाड़ी पर रखा पैसों का बैग छीनकर भाग खड़ा हुआ। पैसों भरी बैग लेकर भाग रहा यह चोर बैंक के सामने से दौड़ता हुआ बस स्टैंड की ओर जाकर मदन शेंडे की फूलों की दुकान के सामने से निकलता हुआ सीसीटीवी कैमरे में साफ दिखाई दे रहा है। उसकी यह हरकत कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद कुछ देर के लिए बैंक परिसर में खलबली मच गई। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सावनेर थाने के सहायक पुलिस निरीक्षक दीपक कराड़े के मार्गदर्शन में सिपाही प्रकाश खोके, नीलेश तायड़े, दिनेश घाड़गे जांच में जुटे हैं। नागपुर में बुधवार 21 जुलाई को 15 मरीज कोरोना मुक्त हुए हैं, जहां आज एक भी मौत नहीं हुई है, जो नागपुर वासियों के लिए राहत की बात है। वहीं आज 6,901 लोगों की कोरोना जांच की गई, जिसमें 7 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।